हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल के अंदर। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर सांख्यिकी वाली बुक का चैप्टर नंबर 2। ऑलरेडी चैप्टर 1 का वन शॉट मैंने अपलोड करा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। ये इसका चैप्टर नंबर 2 है और आज इस चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट हम खत्म करने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का एक वन शॉट वीडियो है। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संग्रह, जिसे आंकड़ों का संकलन भी कहा जाता है और इसे आंकड़ों को इकट्ठा करना भी कहा जाता है। अलग अलग बुक में ये चैप्टर अलग अलग नाम से मिलता है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर आज हम खत्म करने वाले हैं। चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे चैप्टर को मैं खत्म करवाने वाला हूं। हर टॉपिक में मैंने कीवर्ड्स ऐड करा हुआ है, सिंपल सिंपल एग्जांपल ऐड करे हुए हैं ताकि चैप्टर आपको समझने में आसानी हो जाए और याद करने में भी आसानी हो जाए। काम आपने सिर्फ एक करना है, चैप्टर में पढ़ा रहा हूं साथ साथ सारी चीजें नोट कर लेना, क्योंकि हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। ठीक है जी। चैप्टर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैप्टर हमारा 4 to 6 मार्क्स का है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही समझने योग्य है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई समझ में नहीं आएगी, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो चलिए आइए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला अलग अलग बुक में अलग अलग नामों से भी मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमारे को इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो हम समझ लेते हैं। आंकड़ों का संग्रह होता क्या है, ठीक है, इसके स्रोत क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, या फिर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रमुख विधियां क्या होती है, प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत क्या होते हैं, और द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने की 2 प्रमुख विधियां भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर के प्रमुख टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आंकड़ों को इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है। आंकड़ों को इकट्ठा करने का मतलब होता है किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए उससे जुड़े हुए आंकड़ों को क्या करना, इकट्ठा करना, यानी कि कलेक्ट करना। आंकड़ों को इकट्ठा करने के कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो आप क्लास के मॉनिटर हो और आपके क्लास टीचर ने बोला कि भाई जरा पता लगाओ कि कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो कौन कौन से बच्चे करके लाए और कौन कौन से बच्चे करके नहीं लाए। क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं। अब आप हर एक बच्चे के पास जाते हो और उनकी कॉपी चेक करते हो, तो पता चला रोल नंबर 1 काम करके लाया, रोल नंबर 2 भी काम करके लाया, रोल नंबर 3 का होमवर्क पूरा नहीं है, रोल नंबर 4 का होमवर्क पूरा नहीं है। तो आपने क्या करा, एक लिस्ट बना ली और टीचर को बता दिया कि सर 50 बच्चों में से 20 बच्चों का होमवर्क पूरा नहीं है, बाकी 30 बच्चों का होमवर्क पूरा है। तो इसी को तो हम कहते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करना। बात समझ में आती कि नहीं आती? इसी तरीके से और एग्जांपल लो। आपको ये जिम्मेदारी दी गई क्लास के अंदर कि पता करो कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें हर बच्चे के पापा के फादर की इनकम जो है, हर बच्चे के फादर की जो इनकम है वो कितनी कितनी है। तो आप एक कॉपी पेन लेकर तैयार हो गए, आपने हर बच्चे के पास गए, बोला भाई तुम्हारे पापा की इनकम कितनी है, तुम्हारे पापा की इनकम कितनी है। इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना ली। इसे भी क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करना। बात समझ में आई कि नहीं? आंकड़ों को इकट्ठा करने का मतलब होता है किसी से भी संबंधित जब हम न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं तो इसी को हम कहते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करना। आइए जरा इसे हम डेफिनेशंस की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों का संग्रह क्या मतलब है जी? आंकड़ों का संग्रह करने का, आंकड़ों का संग्रह का अर्थ है किसी विषय से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना। सिंपल, ये 1 नंबर की हमारी डेफिनेशन मिल गई। अगर एग्जाम में आ जाता है आंकड़ों के संग्रह का मतलब क्या है, आंकड़ों का उपयोग समस्या को समझने और निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, आंकड़ों को हम क्यों इकट्ठा करते हैं? समस्या को जानने के लिए। भारत में यह पता करना है कि भारत में अभी बेरोजगारी कितनी है, तो पहले तो जाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा भाई, हर बंदे जाके पूछना पड़ेगा कि तुम रोजगार हो या तुम बेरोजगार हो, तभी तो पता चलेगा। अगर भारत में जानना है कि भारत में गरीबी की क्या स्थिति है तो पहले तो ये जानना पड़ेगा ना भारत में गरीब हैं कितने, तो पता लगाना पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि आंकड़ों का उपयोग समस्याओं को समझने और निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। सही और व्यवस्थित आंकड़े सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अगर आंकड़े सही होंगे तभी तो निर्णय भी सही लिए जाएंगे। जब तक हमें सही आंकड़े ये नहीं पता कि भारत में बेरोजगारी कितनी है तो हम बेरोजगारी से जुड़ी हुई जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे वो फेल हो जाएंगी, क्योंकि हमें सही आंकड़े ही नहीं पता। तो याद रखना कि आंकड़ों को सही से संग्रह किया जाता है तभी हम सही निर्णय भी ले पाते हैं। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर का परिचय बता दिया। आंकड़ों को संग्रह करने के स्रोत, देखो आंकड़ों के संग्रह करने के 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक होता है प्राथमिक स्रोत और एक होता है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का मतलब क्या है? जब हम आंकड़ों को पहली बार खुद इकट्ठा करते हैं तो उसे हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ठीक है,
अगर हम कहीं पर इकट्ठे हो रखे डाटा को जाकर बस कलेक्ट कर लेते हैं या फिर नकल कर लेते हैं तो इसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो कि आपको ये जिम्मेदारी मिली कि पूरे स्कूल में ये पता लगाओ कि पिछले साल किस बच्चे के कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, आपको ये जिम्मेदारी मिली। आप क्या करते हो, हर क्लास में जाते हो, जा जाकर खुद लिखते हो, उनकी रिपोर्ट कार्ड देखते हो, उनके मार्क्स लिख लेते हो। ठीक है, तो आप खुद जाकर डाटा इकट्ठा कर रहे हो, ये है प्राथमिक स्रोत। दूसरा, आपने खुद जाकर डाटा इकट्ठा नहीं करा। आप एक बात बताओ कि जो पिछले साल का रिजल्ट होगा वो आपके स्कूल के रिकॉर्ड में होगा कि नहीं होगा, टीचर्स की डायरी में होगा कि नहीं होगा, वो आपके स्कूल के स्टाफ रूम के कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड होगा कि नहीं होगा। आप गए और आपने जाकर वहां से डाटा ले लिया, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं। आपको पता लगाना है कि भारत की बेरोजगारी कितनी है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, घर घर जा रहे हो और बेरोजगारी पता लगा रहे हो एक एक करके। यह है प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि खुद आप झोला बांध के निकल गए पता लगाने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इंटरनेट पर गए, भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बता देती हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी कितनी है, बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्ट है, बहुत सारी जनगणना की रिपोर्ट है, तो जो बता देती है। तो हम गए और वहां से जाकर हमने डाटा ले लिया, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक स्रोत। क्लियर हो गया। तो जरा समझते हैं कि आंकड़ों को इकट्ठा करने के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या है। कहता है जी ये मूल स्रोत होते हैं। ठीक है, पहली बार प्राप्त जानकारी होती है, यहां पर आंकड़े पहली बार इकट्ठा किए जाते हैं, हमारे अध्ययन से सीधे संबंधित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए सरकार यह जानना चाहती है कि किसानों की आय कितनी है, इसके लिए सरकारी कर्मचारी सीधा किसानों के सर्वे करने के लिए निकल जाते हैं, मतलब सीधा किसानों के घर पर पहुंचने लग जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत क्या होता है, जहां पहले से किसी संस्था या एजेंसी ने ये डाटा इकट्ठे कर रखे हैं। मान लो किसानों की आय पता लगानी है, तो एक तो तरीका यह कि आप किसानों के घर घर खुद चले गए। दूसरा तरीका यह है कि भाई किसानों की आय ऑलरेडी बहुत सारे संस्थाओं ने, एजेंसियों ने निकाल रखी है, तो आप सीधा गूगल पे गए, वेबसाइट पे गए किसी और, वहां से जाकर आपने डाटा निकाल लिया, तो ये हो गया द्वितीयक स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि पहले से मौजूद जानकारी होती है, इसमें हमें दूसरों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब वही जानकारी जनगणना रिपोर्ट, आर्थिक सर्वे या सरकारी रिपोर्ट से ली जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स बता रहा है कि द्वितीयक स्रोत के आंकड़े कहां से मिल जाते हैं। तो समझ में आ गया, प्राथमिक आंकड़े जो खुद इकट्ठे किए जाते हैं और द्वितीयक आंकड़े जो किसी और ने इकट्ठे कर रखे हैं, हम जाकर बस उसको नकल कर लेते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब इनके बेसिस पर एग्जाम में एक डिफरेंस भी आ जाता है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए। देखो, जो आंकड़े प्राथमिक स्रोत से इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। आप घर घर जाकर जो खुद आंकड़े इकट्ठे करोगे वो प्राथमिक स्रोत से इकट्ठे किए डाटे हैं, तो इसे प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। अगर आप किसी वेबसाइट से, किसी एजेंसी से या किसी पर्सन से डाटा कलेक्ट कर लेते हो तो उसे हम लोग द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, क्योंकि ये द्वितीयक स्रोत से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है डिफरेंस, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझ लेना है। ठीक है भाई, एक आधार दिया है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। सबसे पहले आते हैं मौलिकता, मतलब ओरिजिनलिटी किसके अंदर होती है। भाई प्राथमिक आंकड़े आप खुद इकट्ठा करते हो तो ये ओरिजिनल होते हैं, मतलब हमने खुद इकट्ठा करा है। और द्वितीयक आंकड़े ओरिजिनल नहीं होते, ये किसी और ने इकट्ठा करा है, हमने बस जाकर वहां पे क्या कर लिया, नकल कर लिया। बात समझ में आती कि नहीं आती। जैसे मान के चलो, आपको पता चल लगाना है कि आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सबके फादर की इनकम क्या है, तो आप तो खुद चले गए पता लगाने के लिए, तो ये क्या है, हमारा प्राथमिक आंकड़ा हो गया। लेकिन ऑलरेडी क्योंकि कलेक्ट हो रखा होगा, मान लो आपके स्कूल में पहले भी कलेक्ट हुआ था, आपने जाकर वहां से पता लगा लिया, तो ये हो गया हमारा द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, स्रोत क्या है, सीधे मूल स्रोत, सर्वे, प्रश्नावली आदि के द्वारा, मतलब ये हम खुद ही इकट्ठा करते हैं, या तो बातचीत करके इकट्ठा करें, प्रश्नावली के थ्रू इकट्ठा करें, ये किसी व्यक्ति या संस्था ने पहले से इकट्ठा करा हुआ है, हम जाकर बस उसे ले लेते हैं। समय पर, समय किसमें ज्यादा लगेगा यार, एक बात बताओ, एक एक करके आप जाओगे इकट्ठा करोगे तो इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कहीं पर डाटा इकट्ठा हो रखा है वहीं से नकल कर लोगे तो ये बहुत आसान सी बात है। ठीक है, लागत की बात करें तो यहाँ पर बंदे को पर्सनली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, एक एक करके जाना पड़ता है, तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, इसलिए लागत ज्यादा आती है, और ये कम खर्चीली है। ठीक है भाई, अब मुझे पता लगाना है कि भाई भारत में अभी लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो पहली बात तो ये कि मैं भारत में पूरे देश में निकल जाऊं, लोगों की इनकम पता करूं, बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि इससे पहले बहुत सारी संस्थाओं ने इस चीज को पता लगा रखा है, मैं जाऊं और वहां से इकट्ठा कर लूं, तो भाई कम खर्चा आएगा ना, फोन में बैठे बैठे मेरे पास डाटा आ जाएगा। विश्वसनीयता और उपयुक्तता, याद रखना जब हम डाटा खुद इकट्ठा करते हैं
तो उस डाटा के ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये विश्वसनीय होता है, मतलब इस पे हम बिलीव कर सकते हैं। और ये विश्वसनीय कम होते हैं, भाई किसी और ने डाटा इकट्ठा करा है ना। अब एक तो ये चीज है कि देखो हम अपनी आंख से जाकर खुद देखते हैं कोई चीज तो हमें ज्यादा बिलीव होता है, कोई हमें दूसरा आकर बताता है तो उसके ऊपर हमें कम बिलीव होता है। तो दूसरों के द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े होते हैं उन पर हमें थोड़ा सा बिलीव कम होता है। सावधानियां, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करते टाइम कोई सावधानी नहीं चाहिए। भाई आपने खुद इकट्ठा करा तो आप जानते हो कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इस आंकड़े के अंदर आपने क्या छुपाया है और आपने क्या दिखाया है। लेकिन द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं, जो आप किसी और ने इकट्ठा करा है, हमें नहीं पता कि उस बंदे ने कैसे इकट्ठा करा है, उस बंदे ने क्या उस डाटा को इकट्ठा करने में मेहनत लगाई है कि नहीं लगाई, क्या वो ज्यादा गहराई तक उसने डाटा इकट्ठा करा है कि नहीं करा। तो दूसरों के द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा को हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। अब ये तो वही वाली बात है, गाड़ी आपकी है तो बिंदास होके चलाओगे, लेकिन गाड़ी किसी और की तो सावधानी से चलाओगे कि भाई पता नहीं इसका कौन सा जो है ब्रेक इसके ठीक है कि नहीं है, हॉर्न ठीक है कि नहीं है, पता नहीं कहीं कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है, कहीं वो मेरे पे नाम लगा दे, तो बहुत सावधानी से चलाओगे। तो सेम यही दूसरों के द्वारा इकट्ठा किए गए डाटा को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर यार क्या कमियां है। संगठन, देखो अगर आप डाटा खुद इकट्ठा कर रहे हो तो आपको अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, एक संगठन बनाना पड़ेगा, है ना। जबकि द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं, किसी संस्था में विजिट कर लेते हैं, या फिर किसी सर्च इंजन पे विजिट कर लेते हैं और वहां से आंकड़े ले आते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें किसी टीम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? इसके लिए हमें प्रॉपर पूरी टीम की आवश्यकता होती है। अगर एग्जाम में आता है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, प्राथमिक आंकड़े। देखो दो तरीके के आंकड़े पढ़ने हैं, प्राथमिक आंकड़े जो हम खुद इकट्ठा करते हैं, द्वितीयक आंकड़े जो किसी और ने इकट्ठा करा, हम बस उसको नकल कर लेते हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, प्राथमिक आंकड़ों को कैसे इकट्ठा किया जाता है। मतलब अगर मैं खुद डाटा इकट्ठा करना चाहता हूं तो डाटा इकट्ठा करने की कितनी विधियां हैं, कुल 5 विधियां हैं। पांचों विधियों को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इन्हीं पांचों में से कोई एग्जाम के अंदर हर बार लग जाता है। और उसके बाद हम द्वितीयक आंकड़ों को समझेंगे कि प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले मैं प्राथमिक आंकड़ों को समझाने के लिए जा रहा हूं कि प्राथमिक आंकड़ों को हम कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की कुल 5 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या होता है कि सूचना लेने वाला व्यक्ति और सूचना देने वाला व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और एक दूसरे को सूचना आदान प्रदान करते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम उसी एग्जाम्पल पे चले जाते हैं कि आपके क्लास टीचर ने, आप मॉनिटर हो, आपके क्लास टीचर ने आपको बोला कि भाई पता लगाओ कि जरा किस बच्चे ने होमवर्क करा और किसने नहीं करा। आप क्या करते हो, हर बच्चे के पास जाते हो और इंडिविजुअली जाकर हर बच्चे से बात करते हो कि दिखा भाई तेरी कॉपी, तूने होमवर्क करा है कि नहीं करा। एक एक बच्चे पे गए, 50 बच्चे, 50 के 50 बच्चे पर आप एक एक करके गए। तो यहां पर आपने किस तरीके से आंकड़े इकट्ठे करे, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। एक एक व्यक्ति से जाकर आपने जानकारी हासिल करी। इस विधि में जांचकर्ता खुद जानकारी देने वाले व्यक्ति से सीधे मौखिक रूप से पूछकर आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे सरकारी अधिकारी का किसानों से सीधे बात करके फसल की जानकारी लेना, स्कूल प्रिंसिपल का छात्रों के आमने सामने बातचीत करके समस्याओं को जानना, कंपनी के ग्राहकों से सीधा इंटरव्यू लेकर फीडबैक लेना, शोधकर्ताओं का मजदूरों से मिलकर उनकी मजदूरी की जानकारी लेना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब कहता है कि यह विधि कब उपयुक्त है, विस्तृत जानकारी, जब आपको जानकारी बहुत डिटेल में चाहिए होता है। भाई एक बात बताओ, आप किसी बंदे से पर्सनली मिलकर डाटा कब लोगे, जब आपको जानकारी बहुत डिटेल में चाहिए होता है। क्लियर हो गया? आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, देखो डॉक्टर के पास एक लाइन सी लगी रहती है लोगों की, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करता है, एक एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और काफी लंबे समय तक उससे बातचीत करता है, सारी चीजें पूछता है। भाई बुखार कब से हो रहा है, सर में दर्द कब से हो रहा है, बदन में दर्द कब से हो रहा है, मतलब एक एक चीज ना बड़े डिटेल में पूछता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में अब आ गया होगा। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि तब अपनाई जाती है जब हमें विस्तृत जानकारी चाहिए होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा, जांच का क्षेत्र बहुत सीमित हो। ये देखो, ये मेथड तब लगाया जा सकता है जब बहुत कम लोगों से सूचना लेनी हो। लेकिन मैंने भी आपको बोला कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उनसे एक एक करके होमवर्क जानना है। वहीं पर अगर मान लो आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं और वहां पर 3 लाख लोग हैं, तो आप कैसे करोगे? तो ये जानकारी तब ली जाती है जब लोग कम होते हैं, मतलब एक एक करके तो तभी संभव है।
गोपनीय यानी जानकारी ऐसी हो जो सीक्रेट रखनी हो। भाई डॉक्टर क्या करता है कि एक एक करके व्यक्ति को बुलाता है, ठीक है, और आपने देखा होगा बाकी के जो पेशेंट होते हैं वो बाहर होते हैं, डॉक्टर अपने पास जो बुलाता है उससे पर्सनली टॉक करता है, पता नहीं किसको क्या दिक्कत है ना, इस तरीके से। इस तरह से जानकारी तब ली जाती है जब जानकारी गोपनीय रखनी होती है। सोचो अगर सबके सामने पूछ लेगा तब तो सबको पता चल जाएगा। अधिक सटीकता और मौलिकता, इस तरीके से जानकारी तब ली जाती है, हम सामने बंदे से इसलिए पूछते हैं ताकि हमें सही जानकारी मिले, बिल्कुल सटीक जानकारी मिले। लाभ, मौलिक मतलब डाटा बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि जिसकी दिक्कत है वही बंदा हमें इस बता रहा है, जिसका डाटा है अगर सेम वही बंदा हमें बता रहा है तो हमें सही डाटा बताएगा, विश्वसनीय और सही डाटा मिलता है। लचीलापन, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लेने वाला व्यक्ति है वो क्वेश्चन के अंदर लचीलापन भी ला सकता है। आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपसे कैसे भी सवाल पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो लचीलापन रहता है। अतिरिक्त जानकारी, इसमें अतिरिक्त जानकारी भी आपको मिल जाती है। कई बार डॉक्टर ये भी पूछ लेता है आप करते क्या हो, भाई हम तो दिखाने के लिए गए लेकिन डॉक्टर हमसे पूछ रहा भाई आप काम क्या करते हो, है ना, तो बातचीत में कुछ भी पूछा जा सकता है। हानियां, बड़े क्षेत्र में उपयोगी नहीं, अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है तो एक एक करके हम कितने ही व्यक्तियों से बात कर पाएंगे। महंगी और समय लेने वाली विधि है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से डील करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। व्यक्तिगत पक्षपात, कई लोगों से अच्छे से डील होता है, कई लोगों से अच्छे से डील नहीं होता। जैसे आप मान के चलो आपके दोस्त हैं तो उसका होमवर्क नहीं भी होगा तो तू बोलेगा अरे ठीक है तेरा अधूरा भी है तो चल मैं कोई नहीं, मैं सर से बोल दूंगा तेरा पूरा है। और वहीं पर आपका मान लो कोई दुश्मन है क्लास के अंदर तो आप क्या करोगे, अरे भाई तेरा होमवर्क चाहे उसका थोड़ा सा भी रह रहा हो, नहीं सर इसने तो करा ही नहीं कुछ, उसको तो पिटवा ही दोगे आप, मान के चलो। प्रशिक्षित व्यक्ति, इसके अंदर सूचना लेने वाला व्यक्ति योग्य होना चाहिए, मतलब उसमें सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों से डील करना है तो उनसे डाटा कैसे कलेक्ट करना है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है जी। अब हम सेकंड वाला पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सेकंड क्या है हमारा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन किसी और की होती है, उस इंफॉर्मेशन को देता कोई और है, मतलब विटनेस देता है। अब जैसे देखो यहां पर मैंने जो इमेज दिखाई हुई है, यहाँ पे एक जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर क्या कर रही है, इस बच्चे का इलाज कर रही है, लेकिन अब बच्चा छोटा है तो ये इसको क्या दिक्कत है कुछ भी ये अब डॉक्टर को डिलीवर नहीं कर सकता, तो लेकिन इसके बिहाफ पर इसकी जो माँ है ये इंफॉर्मेशन देगी। तो देखो आंकड़े इसके हैं, डाटा इसका है, लेकिन इंफॉर्मेशन दे कौन रही है, इसकी माँ। तो इसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। बात समझ में आई कि नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बंदा उसको लेकर जाता है और वो बंदा बोल नहीं सकता, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो उसके साथ जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, अब देख लो। तो इसी को हम लोग कह देते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। आंकड़े किसी और के दिए किसी और के द्वारा जा रहे हैं, ठीक है। इस विधि में जांचकर्ता सीधे संबंधित व्यक्तियों से नहीं बल्कि तीसरे व्यक्ति से, मतलब कि जिस व्यक्ति का आंकड़ा है उससे ना लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से आंकड़े लेता है, और जिससे आंकड़े लेता है उसे हम साक्षी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी दंगे की जांच में पुलिस का प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी लेना, मतलब कहीं पर मान लो दंगे हो गए तो वहां पर जो विटनेस थे, जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा है, तो वो जानकारी देंगे कि सर ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पर। किसी कर्मचारी के व्यवहार की जानकारी सहकर्मियों से लेना, मान के चलो कि 2 कर्मचारी है तो एक कर्मचारी आज नहीं आया तो उसकी जानकारी उससे ली जा रही है जो आज आया है, ठीक है, कि भाई वो क्यों नहीं आया, क्या कर रहा है। किसी छात्र की आदत की जानकारी शिक्षक या उसके दोस्त से लेना। क्लास के अंदर कोई जानकारी है, प्रिंसिपल आया बोला भाई ये बच्चा बहुत दिन से एब्सेंट चल रहा है, तो क्लास टीचर से पूछ लिया क्यों नहीं आ रहा। अब देखो जानकारी उसकी है लेकिन क्लास टीचर दे रहा है। या फिर क्लास टीचर मॉनिटर से पूछ ले कि भाई तेरा दोस्त क्यों नहीं आया आज। किसी व्यवसाय की स्थिति जानने के लिए व्यापार विशेषज्ञों की राय लेना। किसी बिजनेस का बहुत डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, तो किसी बिजनेस एक्सपर्ट से पूछा गया कि सर इस कंपनी का डाउनफॉल क्यों चल रहा है, तो वो बता रहा है कि कंपनी ये गलती कर रही है। क्लियर होता है। उसके बाद आता है यह विधि कब उपयुक्त होता है। इस विधि को कब उपयुक्त माना जाता है, जब जांच का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, जब सभी लोगों से जानकारी लेनी पॉसिबल ना हो। अब मान के चलो स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है जी, आपकी क्लास में आता है और बस ये पूछना चाहता है कि भाई क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अब सोचो प्रिंसिपल के पास इतना टाइम तो नहीं है ना, आपकी क्लास के 60 बच्चों से एक एक करके बात करेगा। वो क्या करेगा, सीधा मॉनिटर को उठाएगा, बोलेगा हाँ भाई बताओ 5 दिक्कतें बताओ, क्लास में क्या क्या दिक्कत चल रही है, कौन से टीचर्स हैं जो टाइम पे नहीं आ रहे, और क्या प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर पूरे क्लास के बिहाफ पर एक बच्चा जानकारी दे रहा है। क्लियर हो गया, क्योंकि वो सारी चीजें समझ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं जब जानकारी गुप्त या फिर संवेदनशील हो। ये तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब जानकारी एक तरीके से संवेदनशील हो। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, अब क्राइम करने वाला जो व्यक्ति है या तो वो जेल में है या वो भागा हुआ है और सच बता नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं,
पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके दोस्त को उठा के ले आते हैं, उसके फैमिली वाले को उठा के ले आते हैं और फिर उससे उसकी जानकारी पूछते हैं कि भाई ये कहाँ गया था, क्या करा था इसने। तो इस तरीके से जब गुप्त या संवेदनशील जानकारी हो तब भी क्रॉस चेक करने के लिए हम दूसरे बंदे को उठा के लेकर आते हैं। जटिल और विशेषज्ञों की राय, जब सूचना देने वाला व्यक्ति इस योग्य नहीं हो कि अपनी सूचना दे सके, जैसे मैंने इस एग्जांपल में समझाया था, ये बच्चा इस योग्य नहीं है कि अपनी सारी जानकारी दे सके, तो इसकी माता क्या करती है, सारी जानकारी देती है। अब आते हैं लाभ। व्यापक क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र का मतलब बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है। 50 लोगों के बिहाफ पर, 1000 लोगों के बिहाफ पर कोई एक व्यक्ति अपनी जानकारी दे देता है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी इस चीज का मैं आपको समझाता हूं। मान लो हमारे इलाके का सांसद है ना, सांसद, हमारे इलाके में रोड टूटा हुआ है, पानी की सुविधाएं अच्छी नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हर क्या पूरे इलाके के सारे लोग पार्लियामेंट में चले जाएंगे? नहीं, एक सांसद जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है पूरे इलाके को कि सर इस इलाके में ये समस्या और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, कम खर्चीली विधि है, मतलब हजारों लोगों की जानकारी एक व्यक्ति से दी जा सकती है। संभावना कम, पक्षपात नहीं हो पाता इसके अंदर। ठीक है भाई, पक्षपात कैसे होगा? अब क्लास का मॉनिटर बोलेगा कि सर ये दिक्कतें हैं, तो सारी क्लास के लिए है ना वो दिक्कत। जो उसका दुश्मन है क्लास के अंदर उसके लिए भी वही दिक्कत है, जो दोस्त है उसके लिए भी वही दिक्कत है। विशेषज्ञों की राय मिल जाती है। कम समय लेने वाली विधि, इस विधि में कम समय लगता है, क्योंकि 1000 लोगों की जानकारी अगर आप एक व्यक्ति से ले लोगे तो 1000 व्यक्तियों से बात करने की जगह आप एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है। हानि क्या है? सटीकता में कमी, किसी और की इंफॉर्मेशन कोई और देगा तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थोड़ी तो कम रहेगी ना। अब इस बच्चे की इंफॉर्मेशन अगर इसकी माँ देगी तो कहीं ना कहीं कई बार बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम भी है जो बच्चा डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, तो वो पता ही नहीं लग पाएगा। साक्षी पक्षपाती हो सकते हैं, कई बार जो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति होता है वो पक्षपाती होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मान के चलो कि जैसे मान लो कोई बंदा, किसी बंदे ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है जी, अब वो पकड़ा गया, अब उसके दोस्त को उठाएगा, उसका दोस्त उससे अंदर ही अंदर जलता है, तो वो क्या करेगा, गलत सलत इंफॉर्मेशन दे देगा, नहीं जी सर इसने तो सच में करा होगा ऐसा। ठीक है, इसके अलावा रुचि में कमी, अगर किसी और की इंफॉर्मेशन हम किसी और से लेंगे तो वो बंदा इंटरेस्ट भी कम दिखाएगा, मैं क्यों दूं इसकी जानकारी और सही जानकारी क्यों दूं। एक रूपता में कमी, अब जैसे एक चीज बताओ, मान के चलो कि एक बंदा है, एक बंदे के लिए अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय होती है। ठीक है जी, तो अगर कोई व्यक्ति मान लो क्रिमिनल है, तो अगर हम उसके फादर से पूछेंगे तो इन्फॉर्मेशन उसकी कुछ और मिलेगी, उसके दोस्त से पूछेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ और मिलेगी। तो यही चीज बोल रहा है, एक रूपता में थोड़ी कमी होती है। संदेहपूर्ण होता है, इसके अंदर जो डाटा होता है वो थोड़ा संदेहपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसी और की है, ली किसी और से गई है, तो कहीं ना कहीं डाटा पे थोड़ा सा संदेह भी रहता है। क्लियर होता है? चलिए, तो प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की 2 बड़ी विधियां मैंने आपको बता दी। तीसरी विधि है संवाददाता या स्थानीय स्रोतों से सूचना इकट्ठा करना। ज्यादातर जो न्यूज चैनल वाले होते हैं वो इसी विधि से अपने आंकड़े इकट्ठे करते हैं। किसी इलाके के अंदर बाढ़ आ गया, कहीं पर कोई भूकंप आ गया, कहीं पर कोई आगजनी हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, इसके अलावा कहीं पर कोई मान के चलो आंदोलन हो रहा है, कहीं कोई रैली हो रही है, तो वहां पर आपने देखा न्यूज वाले क्या करते हैं, आ जाते हैं सारे न्यूज वाले, सारी सूचना देने लग जाते हैं कि जी यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये नेता आए हुए हैं, या कहीं पर आग लग गई तो यहाँ पर इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसे हम लोग क्या देते हैं, संवाददाता या स्थानीय स्रोतों से सूचना इकट्ठा करना। इस विधि में स्थानीय एजेंट या संवाददाता नियुक्त और प्रशिक्षित किए जाते हैं। उत्तरदाताओं से जानकारी इकट्ठा करने के लिए जांचकर्ता को भेजते हैं। समाचार चैनलों द्वारा खबरें एकत्रित करने की अधिक उपयोग की जाती है। समाचार चैनल वाले जो होते हैं ना, न्यूज मीडिया वाले जो होते हैं, ज्यादातर इसी तरीके से जानकारी इकट्ठा करते हैं। मतलब संवाददाताओं के द्वारा किसी इलाके की, किसी स्थान की, है ना, किसी घटना की जानकारी जब दी जाती है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, संवाददाता या स्थानीय स्रोतों से सूचना। कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। समाचार चैनलों का अलग अलग शहरों में संवाददाता रखकर खबर मंगवाना, है ना। क्या कहता है, जितने भी न्यूज चैनल होते हैं ना, इनके एजेंट छुपे होते हैं हर शहर के अंदर। कोई भी जानकारी होती है या कोई भी घटना होती है, तुरंत जानकारी सर्कुलेट कर देते हैं और चैनल वाले फिर उस जानकारी को दिखा देते हैं। क्लियर? सरकार का गांव-गांव में स्थानीय कर्मचारियों से रिपोर्ट मंगवाना, कंपनी का अलग अलग क्षेत्रों से बिक्री की जानकारी लेना, मौसम विभाग का स्थानीय केंद्रों से मौसम की सूचना लेना, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, संवाददाता या स्थानीय स्रोतों से सूचना लेना। ठीक है, यह विधि कब उपयोगी होती है, जब नियमित और लगातार जानकारी चाहिए। सबसे पहला तो लगातार जानकारी में सही रहता है। आपने देखा कोई आंदोलन अगर 10 दिन तक चलता है तो रिपोर्टिंग वाले क्या करते हैं, 10 दिन तक रिपोर्टिंग करते रहते हैं, जी अब यहाँ ये हो गया, अब यहाँ ये नेता आ गया, अब यहाँ पर ये लीडर आ गया, इस तरीके से। जब जांच का क्षेत्र कैसा हो, बहुत बड़ा हो, मतलब सभी लोगों से जब सूचना लेना
पॉसिबल ना हो, मान के चलो कि कहीं पर आग लग गई बहुत बड़े इलाके में, अब कहां पर इतने सारे लोगों से सूचना लेते रहेंगे, तो वहां क्या करेगा, एक संवाददाता जाएगा और वहां से कुछ लोगों से बातें करेगा और जानकारी इकट्ठी करके न्यूज चैनल वालों को दे देगा। कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो इसी तरीके से जानकारी दी जा रही है, कहीं पर कोई वोटिंग होती है तो ऐसी जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर इस नेता को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, इस लीडर को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। इस तरीके से जब बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता न हो, यहाँ पर जो डाटा मिलते हैं ना इसमें सटीकता नहीं होती। आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा है तो आप न्यूज चैनल्स खोलोगे तो कोई न्यूज चैनल कुछ और बोल रहा होगा, कोई कुछ और बोल रहा होगा, कोई कुछ और बोल रहा होगा, मतलब सब अपना अपना गाना गाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें लाभ क्या है, व्यापक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है, खर्चीली विधि नहीं है ये, क्योंकि एक ही संवाददाता एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य के लिए जैसे कि कोई घटना वगैरह हो गई, आंदोलन हो रहा है, कोई रैली हो रही है, तो उसके लिए ज्यादातर ये मेथड यूज किया जाता है। लगातार सूचनाएं मिलती है। हानियां क्या है, मौलिकता कम, मतलब ओरिजिनलिटी नहीं होती। अब तुम देखो ना, कहीं पर कोई घटना हो गई है ना, कहीं कोई आंदोलन हो गया तो आज तक वाला कुछ और बता रहा होगा, एनडीटीवी वाला कुछ और बता रहा होगा, न्यूज नेशन वाला कुछ और बता रहा होगा, मतलब सब अपना अपना गाना गाते हैं। एक रूपता नहीं होती, आंकड़ों के अंदर एक रूपता नहीं होती, सबके आंकड़े अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत पक्षपात, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है कि इनका एग्जिट पोल आता है कि भाई इसको इतनी इतनी सीटें मिलेंगी। आप सारे चैनलों का खोल के देखो, सबका अलग अलग होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबने जाके ग्राउंड पे डाटा इकट्ठा करा है और अंदाजा लगाते हैं कि किसको सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती है, पर सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। व्यक्तिगत पक्षपात हो जाता है। आपने देखा होगा कई चैनल्स ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी की तरफ से बोलेंगे, कोई किसी पार्टी की तरफ से बोलेगा, कोई किसी लीडर की तरफ से बोलेगा, तो पक्षपात तो होता ही है। कम सटीक, यानी जानकारी ज्यादा सटीक यानी सही नहीं होती, और सूचना में भी देरी होती है। कई बार तो कोई घटना आज हुई है लेकिन न्यूज वाले कवर करते हैं 1 महीने के बाद, ठीक है। तो इसमें जानकारी मिलने में काफी टाइम लग जाता है, डाटा इकट्ठा करने में काफी टाइम भी लग जाता है, देरी हो जाती है, ठीक है जी। तो प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की 4 प्रमुख विधियां मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। सॉरी, 3 प्रमुख विधियां मैंने आप लोगों को बता दी है। ये हमारी चौथी विधि है, दूरभाष यानी टेलीफोन साक्षात्कार विधि भी इसे हम लोग कहते हैं। जब सूचना यानी आंकड़े या फिर इंफॉर्मेशन टेलीफोन के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि टेलीफोन या फिर साक्षात्कार विधि भी कह देते हैं। एग्जाम्पल, मान के चलो आपने कोई टीवी खरीदा, एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, क्लियर है। जब आप सामान लेकर आ जाते हो, इंस्टॉलेशन वाला आता है, ठीक विक करके मतलब लगा वगा के चला जाता है, तो आपके पास कंपनी की तरफ से फोन आता है कि क्या आप सेटिस्फाई हो कि नहीं कंपनी की सर्विस से। इसी तरीके से आप अपनी एसी सर्विस के लिए बुलाते हो, जब मान लो कंपनी वाले को, तो वो क्या करता है, लगा के जाता है, उसके बाद आपके पास कॉल आती है कि क्या सर्विस सही करके गया कि नहीं करके गया। अब देखो वो बंदा हमारे से यहाँ तो पूछने नहीं आ सकता ना, तो वो क्या करता है, हमारा नंबर उनके पास होता है, फोन करता है और हमसे जानकारी ले लेता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। इसी तरीके से मान लो आप स्कूल नहीं जा रहे, पिछले 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहे, आपके क्लास टीचर ने आज आपको फोन कर दिया, हाँ भाई 10 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि क्लास टीचर पे इतना टाइम नहीं है ना कि वो आपके पास आएगा, घर पे आएगा पूछने के लिए, तो उसने कॉल कर दिया और कॉल करके पूछा भाई क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पर जो जानकारी ली जा रही है वो फोन के माध्यम से ली जा रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरभाष या फिर टेलीफोन या साक्षात्कार विधि भी कह देते हैं। क्लियर। इस विधि में जो इंटरव्यूअर मतलब जो फोन करता है, उत्तरदाता मतलब कौन होते हैं, जिनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, से टेलीफोन पर बातचीत करके प्रश्न पूछता है और आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करता है। उदाहरण देते हैं, किसी कंपनी द्वारा ग्राहकों को सेवा संतुष्टि जानने के लिए फोन करके प्रश्न पूछना, चुनाव से पहले मतदाताओं की राय जानना और टेलीफोन सर्वे करना। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले हमारे घरों पे बहुत फोन आते हैं, हाँ जी कौन सी पार्टी पसंद है, आप किसको वोट डालेंगे, ये पार्टी आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती। तो इस तरीके से बैंक द्वारा ग्राहकों से फीडबैक लेना। इसी तरीके से जो प्राइवेट बैंक वाले होते हैं अक्सर वो फोन वोन करते रहते हैं, ठीक है सर, कि क्रेडिट कार्ड बनवाना है सर, आपकी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो इस तरह से वो कॉल करते रहते हैं, तो इससे हमारी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। स्कूल द्वारा अभिभावकों से ऑनलाइन कक्षाओं की प्रतिक्रिया या फोन पर लेना। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो टीचर फोन करके पूछ रहा है कि हाँ भाई ऑनलाइन क्लासेस सही चल रही है, बच्चों की संतुष्ट हो, तो यहाँ पे जानकारी फोन करके लिया जा रहा है। उपयुक्त, ये कब उपयुक्त होता है, जब उत्तरदाताओं के पास टेलीफोन की सुविधा है। ये मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब हर बंदे पे फोन हो, ठीक है। ये मेथड तब अप्लाई होता है जब लोगों पे समय कम हो, आने का टाइम ना हो, तो फिर वो फोन कर देता है ना। क्षेत्र भौगोलिक रूप से दूर दूर हो, मतलब इंफॉर्मेशन लेने वाला और इंफॉर्मेशन देने वाले के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तब इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। अब आते हैं लाभ।
बहुत बड़े क्षेत्र में अगर इंडिया का बंदा है और अमेरिका का बंदा है तो आपस में फोन पे इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, खर्चीली कम है, एक कॉल में बात हो जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, संदेह तुरंत स्पष्ट किए जा सकते हैं। मतलब कि जब आप किसी से फोन पे बात करोगे तो उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ है ना है, इंफॉर्मेशन देगा नहीं देगा, हर चीज पता चल जाती है। ठीक है भाई, समय की बचत होती है, सरल और सुविधाजनक विधि है। अब आते हैं इसकी हानियों पे। सीमित उपयोग, ये मेथड वही लग सकता है जब सबके दोनों के पास फोन हो। ठीक है, दृश्य प्रतिक्रिया, मतलब फोन पर जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो देखो एक तो बंदा सामने होता है तो हाव भाव से भी कई सारी चीजें पता चल जाती है, लेकिन जब बंदा सामने नहीं होता तो हम उसके हाव भाव को नहीं समझ पाते हैं, तो सिर्फ आवाज सुनते हैं। तो कई बार हाव भाव से भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब एक बंदा मान के चलो किसी चीज के लिए हाँ तो भर रहा है लेकिन मुंह बना के भर रहा है, तो आप समझ जाते हो कि यार दिल से नहीं कर रहा है ये। फोन पर तो हाँ भर रहा है तो हमें हाँ ही दिखेगा, हाव भाव तो दिखेंगे नहीं उसके। ठीक है, तो ये एक तरीके से हाव भाव की जो प्रतिक्रिया है वो हमें इसमें समझ में नहीं आती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की 4 प्रमुख विधियां खत्म हो चुकी है। अब आ जाता है हमारी 5वीं विधि, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर लगती है। प्रश्नावली तथा अनुसूची द्वारा आंकड़ों का संग्रह करना। ठीक है भाई, स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो क्या करते हो, फॉर्म भरते हो। तो स्कूल वाला आपसे फॉर्म के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन लेता है। बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, फॉर्म भरते हो। पैन कार्ड बनवाने जाते हो, आधार कार्ड बनवाने जाते हो, पहचान पत्र बनवाने जाते हो, फॉर्म भरते हैं। लाइसेंस बनवाने जाते हो, फॉर्म भरते हो। बात समझ में आई कि नहीं? जब भी आप फॉर्म भरकर, कोई भी संस्था जब भी आपसे फॉर्म भरवाकर आपकी सूचना लेती है तो इसे कहते हैं प्रश्नावली तथा अनुसूची द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा करना। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर भी 2 विधियां, ये जो 5वीं विधि है इसमें 2 विधि है। एक होता है डाक द्वारा प्रश्नावली विधि। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि मैं आपको जो प्रश्नावली है वो आपको भेज दूं डाक के थ्रू, ठीक है, या मेल के थ्रू, आप भर के जमा करवा दो। दूसरा तरीका यह है कि मैं प्रश्नावली लेकर खुद आपके पास पहुंच जाऊं। तो 2 तरीके हैं। डाक द्वारा प्रश्नावली का मतलब क्या है, देखो दोनों को एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। आजकल ना बैंकों में जो अकाउंट खुलते हैं वो दोनों तरीके से हो रहे हैं। जैसे आपको मान लो किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना है। आजकल बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है, उस बैंक की वेबसाइट पे जाना है। आपको नया अकाउंट अगर खुलवाना है तो वहां पे ऑप्शन होता है, वहां पर अपना अकाउंट सिलेक्ट करोगे, सेविंग है करंट है, एक सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, आप उस फॉर्म को डिजिटली भर दोगे और उसे सबमिट कर दोगे। वो फॉर्म बैंक वाले के पास पहुंच जाएगा, बैंक वाला चेक करेगा और आपका अकाउंट खोल देगा। सिंपल है। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास प्रश्नावली डाक के थ्रू या मेल के थ्रू आई, हमने भरा और उसे हमने भेज दिया। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा तरीका यह कि कई प्राइवेट बैंकों को आप बोलोगे ना अकाउंट खुलवाना है, आप उन्हें मेल डाल दो, जी मुझे अकाउंट खुलवाना है। आपके एड्रेस पे सीधा आपसे फोन करेंगे, लोकेशन मांगेंगे, आपके एड्रेस पे आ जाएंगे और बैठ के खुद फॉर्म भरेगा और फॉर्म भर के लेके जाएगा, आपको पासबुक वगैरह सब देके जाएगा। तो भाई यहां पर 2 तरीके हैं। एक, या तो मेल के थ्रू हमारे पास आ जाए, देखो डाक वाला सिस्टम तो अब धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। अब या तो ऑनलाइन फॉर्म आपके पास आ जाए, डाक के क्या नाम है, मेल के थ्रू आप पे फॉर्म आ जाए और भर के जमा करवा दो। दूसरा तरीका यह है कि बंदा प्रश्नावली लेकर खुद हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो दोनों तरीके समझ लेते हैं। इस विधि में अन्वेषक मतलब जो इकट्ठा करने वाला होता है, अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करता है और उसे कवरिंग लेटर के साथ डाक ईमेल द्वारा उत्तरदाताओं को भेज देता है। पहले क्या होता था ना कि जो प्रश्नावली होती थी वो डाक के थ्रू भेजा जाता था, हालांकि सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। तो अब क्या होता है, मेल पर आ जाता है, ठीक है, या पोर्टल पे आ जाता है, हम उसे भरकर और अपने उत्तर देकर उसे जमा कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से लोग इस तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से ऑनलाइन पढ़ाई पर राय जानने के लिए प्रश्नावली भेजना। ठीक है, कॉलेज वालों ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्म डाल दिया कि हाँ भाई कितने बच्चे हो जो चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस हो ऑफलाइन हो, फॉर्म भर के हमें बताओ, अपने उत्तर बताओ। ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकों से योजना की प्रतिक्रिया डाक ईमेल से लेना। सरकार ने कोई योजना बनाई, सरकार ने बोला जाओ हमारी वेबसाइट पर जाके बताओ कि ये योजना तुम्हें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, तो वहीं पर हम अपना क्या करते हैं, ऑप्शन टैप करते हैं, यस या नो का, और भेज देते हैं। कंपनी द्वारा कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि सर्वे करवाना। ठीक है, बैंक द्वारा ग्राहकों से सेवा गुणवत्ता का फीडबैक लेना। बैंक वाले आपको क्या कर रहे हैं, फॉर्म भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ भाई फॉर्म को भर के भेजो कि तुम्हें हमारी सर्विस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। अब आ जाते हैं उपयुक्त। ये मेथड कब उपयुक्त होता है, जब क्षेत्र बहुत बड़ा हो, हर व्यक्ति के पास जाना संभव ना हो, तो हम क्या कर देते हैं, उनको फॉर्म भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है,
जो फॉर्म भरने वाला व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना वो फॉर्म कैसे भर पाएगा, ठीक है। शिक्षित व्यक्तियों में ही चल पाएगा ये। प्रत्यक्ष संपर्क होना जहां पर संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा इसके लाभ क्या है, विस्तृत क्षेत्र कवर हो जाता है, बड़ा क्षेत्र कवर हो जाता है, कम खर्चीला, ठीक है। घर बैठे बैठे या फिर कंपनियां क्या करती है, बैंक क्या करते हैं कि आराम से फॉर्म वगैरह ऑनलाइन डाल देते हैं, बंदे भर के भेजते रहते हैं, बहुत सारा खर्चा बच जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से उत्तर दे देते हैं। अब देखो, उत्तर भरने वाला व्यक्ति आराम से घर में बैठकर फॉर्म भरेगा, तो दिमाग चलाकर फॉर्म भरेगा पूरा का पूरा और सही सही भरेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें पक्षपात की संभावना कम होती है। पक्षपात किसमें कैसे हो पाएगा, सबके लिए एक जैसा फॉर्म होता है, तो इसमें कैसे पक्षपात होगा, सबके लिए एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं। गोपनीयता बनी रहती है, किस बंदे ने क्या फॉर्म भरा, इसमें ये गोपनीयता बनी रहती है, किसी के सामने थोड़ी बताया जाता है। अब बैंक वाले जो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, तो क्या बैंक वाले वो अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, देखो जी इसके फादर का नाम ये है, इसकी एज ये है, इसका मोबाइल नंबर ये है, इसका आधार कार्ड ये, नहीं डालते ना। तो मतलब जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो सीक्रेट रखा जाता है। हानियां क्या है, ज्यादातर लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्ट नहीं लेते, लचीलापन नहीं है, फॉर्म में जो क्वेश्चन है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, सीमित उपयोग होता है, मतलब बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा पक्षपात पूर्ण हो सकता है। पक्षपात पूर्ण इसमें कैसे हो सकता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे को पसंद नहीं आते हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, पक्षपात हो जाता है। क्लियर हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम ज्यादातर जो फॉर्म भरते हैं उसमें मेल या फीमेल होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर मेल फीमेल के अलावा एक और जेंडर होता है, ट्रांसजेंडर वगैरह भी होता है, तो उनका ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो कई बार वो गुस्से में आ जाते हैं कि भाई ये क्या दिक्कत है फॉर्म के अंदर। सटीकता में कमी, यानी कि यहाँ पर कई बार लोग इंफॉर्मेशन गलत गलत भर देते हैं, तो सटीक नहीं होते। डाक द्वारा प्रश्नावली की अच्छी प्रश्न रचना कहता है कि जब आप एक प्रश्नावली बनाते हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप मान लो एक प्रश्नावली बना रहे हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रश्नावली सरल, छोटी और आकर्षक होनी चाहिए, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब आप प्रश्नावली में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछोगे जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचे, जाति से संबंधित है ना, धर्म से संबंधित कोई खराब बात नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है भी। एक अगला, क्रम, प्रणाली और उचित योजना। प्रश्नों में क्या होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए, प्रणाली होनी चाहिए और उचित योजना होनी चाहिए। मतलब प्रश्न बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित होने चाहिए और बिल्कुल सही सही प्रश्न होने चाहिए। जांच का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, आप ये प्रश्नावली में क्या पूछना चाह रहे हो उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। जानकारी आसानी से मिल सके ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो ऐसी प्रश्नावली बनानी चाहिए जिससे हमें जानकारी आसानी से मिल जाए। तो भाई मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं उसे इकट्ठा करने की 5 विधियां हैं, तो हमने 4 विधि पढ़ ली थी, ये 5वीं विधि है। 5वीं विधि में पहला है डाक द्वारा प्रश्नावली। मतलब इस विधि के अंदर प्रश्नावली लेकर जो इंफॉर्मेशन लेने वाला व्यक्ति होता है वो खुद नहीं आता, या तो मेल से या वेबसाइट से या डाक से आपके पास प्रश्नावली भेजता है और आप उसे जमा कर देते हो फिर भर के, ठीक है। अब दूसरी विधि समझो, दूसरी विधि के अंदर प्रश्नावली जमा नहीं की जाती, वो डाक तार से नहीं भेजी जाती या मेल पे नहीं भेजी जाती, बल्कि प्रश्नावली लेकर बंदा खुद ही आपके पास हाजिर हो जाता है। गणककर्ता द्वारा प्रश्नावली भरने की विधियां। चलिए, इस विधि से कौन कौन फॉर्म भरवाता है, देखो ध्यान से समझना। जब हमारे देश में जनगणना होती है तो जनगणना वाला क्या करता है, व्यक्ति आपके घर पे आता है, सारी इंफॉर्मेशन बैठकर खुद ही लिखता है। इसी तरीके से आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि आपके घर पर कोई कंपनी वाला जरूर आया होगा और वो आपसे फॉर्म भर रहा होगा। जैसे ज्यादातर मैंने डिटर्जेंट वगैरह के अंदर देखा है, कॉलगेट वगैरह के अंदर देखा कि आप कौन सा यूज करते हो, डिटर्जेंट आप कौन सा यूज कर रहे हो, कौन है ना। ये कंपनी के अपने सर्वे होते हैं, कंपनी जानना चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट कितने % लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रश्नावली लेकर बंदा खुद ही आता है और आपके पास आकर फॉर्म भरता है। क्लियर। इस विधि में गणकर्ता प्रश्नावली लेकर स्वयं उत्तरदाताओं के पास जाता है, प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर अपनी भाषा में लिख लेता है, ठीक है। ये कब कब उपयुक्त हो, अच्छा इसके कुछ उदाहरण समझो पहले। उदाहरण क्या है, जनगणना में अधिकारी घर घर जाकर जानकारी लेता है, सरकार द्वारा गांव में सर्वे के लिए कर्मचारी को भेजना, राशन कार्ड जांच के लिए घर घर जाकर सवाल पूछना। तो यहां पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए बंदा खुद प्रश्नावली लेकर जाता है और पूछ पूछ कर आंसर लिखता है, और वहां पर क्या था, वेबसाइट पे डाल देगा, मेल पे डाल देगा और भर के आप जमा करवाओ भाई, ठीक है। उपयुक्त कब होता है, जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो। अध्ययन का क्षेत्र
मतलब जब हमें गहन जानकारी चाहिए, डिटेल में इंफॉर्मेशन, भाई जब हमारे देश की जनगणना होती है ना तो हमें बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए होती है, और बिल्कुल सही जानकारी, कितने लोग हैं, कितनी उनकी आय है, क्या करते हैं, रोजगार है, बेरोजगार है, कितनी संपत्ति है, सब जानना होता है। तो जब हमें गहन अध्ययन की जरूरत होती है तो हमें प्रश्नावली लेकर खुद ही जाना चाहिए, ताकि बंदा झूठ ना लिख दे उसके अंदर। जब प्रशिक्षित और कुशल गणकर्ता उपलब्ध हो, यानी ये मेथड तभी संभव हो पाएगा जब फॉर्म भरने वाला व्यक्ति एक्सपर्ट हो, उसे सारी नॉलेज हो। ठीक है जी। इसके अलावा जब गणकर्ता को स्थानीय भाषा और रीति रिवाजों का ज्ञान हो। यहाँ पर जो देखो, ये देखो ना, यहाँ पर पूरे फैमिली वाले बैठे हैं और जनगणना वाला यहाँ पर आकर ये जनगणना कर रहा है, तो इस व्यक्ति को इनकी भाषा वगैरह के बारे में पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी जनगणना संभव हो पाएगा। ठीक है। लाभ, विस्तृत क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। हालांकि इस लाइन से मैं ज्यादा सीमित नहीं हूं, ये मेथड तब ज्यादा अच्छा होता है जब क्षेत्र काफी छोटा हो। जानकारी सही और विश्वसनीय मिलती है, बंदा खुद जा रहा है तो जानकारी सही मिलेगी। अच्छा सहयोग मिलता है, अगर प्रश्नावली भरने वाला व्यक्ति खुद सामने चला जाए और पूछ कर बोले बैठे भाई, तो फिर जब अगर बंदा सामने जाता है ना तो लोग अटेंशन देते हैं इंफॉर्मेशन देने में। अब एक प्रश्नावली आपने डाक से भेज दी तो बंदा अटेंशन नहीं देगा। ठीक है जी। तो ये चीज तो होती है। पक्षपात की संभावना भी कम होती है। अगला, अशिक्षित लोगों से भी जानकारी मिल जाती है। देखो, अगर आप फॉर्म भेज दोगे और बोलोगे कि भर के भेजो, तो जो शिक्षित होगा वही तो जानकारी दे पाएगा जिसे फॉर्म भरना आता है। लेकिन अगर आप फॉर्म लेकर खुद चले जाओ, जैसे बैंक वाले मान के चलो आपका अकाउंट खोलने के लिए खुद आपके घर पे आ जाए, तो भले आपको फॉर्म नहीं भी भरना आता तो वही भरेगा ना, बैंक में फॉर्म तो वही भर रहा है बैठकर। तो अगर आप अशिक्षित भी हो, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप फॉर्म भरना नहीं आता, फिर भी आपका अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सामने वाला बंदा भर देगा आपकी सारी। ठीक है। जानकारी पूर्ण हो जाती है। जब आप फॉर्म खुद भर के जमा करवाते हो तो कई चीजें आप जो समझ नहीं आती छोड़ देते हो, लेकिन जब सामने वाला बैंक बंदा फॉर्म भरेगा तो पूर्ण जानकारी लिखेगा इसके अंदर। हानियां क्या है? बहुत महंगी विधि है, कुशल गणककर्ता चाहिए, इंफॉर्मेशन लेने वाला बंदा बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत समय लगता है इसके अंदर, निजी जांच के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और इसके अंदर कई बार पक्षपात हो जाता है। बंदा इंफॉर्मेशन लेने वाला जो होता है कई बंदों से सही से बात करता है, कई से सही से बात नहीं करता। ठीक है जी। तो ये हमारा दूसरा मेथड भी इसके अंदर खत्म हो गया। क्लियर है? अब आ जाते हैं अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। अगर मान के चलो कि आप एक सरकारी महकमे में काम करते हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी बैंक में काम करते हो, और आपके ऑफिस ने, आपकी कंपनी ने आपको जिम्मेदारी दी है कि भाई एक फॉर्म बनाओ, ठीक है, एक अच्छी सी प्रश्नावली बनाओ, हमें कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो जब आप प्रश्नावली बनाओगे तो प्रश्नावली के कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। मतलब एक अच्छी प्रश्नावली बनाने के लिए हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। क्लियर है जी? तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहला, प्रश्न की संख्या सीमित होनी चाहिए। जितने कम क्वेश्चन होंगे ना, इंफॉर्मेशन भरने वाला बंदा उतना खुश होगा। आप एक बात बताओ, बैंक में जाते हो, आपको बहुत बड़ा सा फॉर्म कोई दिख जाता है तो आपका दिमाग खराब है, यार इसको नहीं भरेंगे, बहुत लंबा लग रहा है। अगर वहीं पे आपके सामने कोई फॉर्म आए, वो 2-4 जानकारी भरनी हो छोटी छोटी सी, तो कितना प्यारा फॉर्म लगता है, यार छोटी सी जानकारी है, भर देते हैं ना। तो संख्या जितनी कम होगी ना क्वेश्चनों की, बंदा उतना इंटरेस्ट लेगा। भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा टफ हिंदी, टफ इंग्लिश यूज कर ली तो बंदे को समझ नहीं आएगा। प्रश्नों की संख्या उचित क्रम में होनी चाहिए। उचित क्रम का मतलब क्या होता है? मान के चलो कि आप बंदे से पूछ रहे हो, उसका नाम भी पूछ रहे हो, ठीक है, और आप उसका आधार नंबर पूछ रहे हो, तो पहले आधार नंबर पूछोगे, पहले नाम? अबे पहले नाम पूछोगे, फिर आधार नंबर, फिर एड्रेस। ऐसा नहीं कि सबसे पहला कॉलम ही बना दिया एड्रेस, ऐसा नहीं होता है ना। कि हमें जो संख्या, जो प्रश्न का क्रम है वो थोड़ा सही रखना चाहिए। अनचाहे प्रश्न नहीं होना चाहिए। अनचाहे मतलब बेमतलब के। बेमतलब जैसे जाति पूछ रहे हो, धर्म पूछ रहे हो, बेकार की चीजें नहीं पूछनी चाहिए आपको, है ना। जाति वगैरह के ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन या टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। गैर विवादास्पद प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। कौन सी राजनीतिक पार्टी सबसे खराब लगती है, इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो भाई, बंदे को दुख होगा, ठीक है। जनगणना वाले प्रश्नों से गणना वाले प्रश्नों से बचाव। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, बंदा उन इंफॉर्मेशन को नहीं भरना चाहता। जैसे आपने उससे पूछा आपकी साल भर की आय बताइए, ना कि महीने की आय, जोड़कर साल की आय बताओ, ठीक है। आप पूछ लो ना मासिक आय कितनी है, महीने की आय कितनी, बंदा बता देगा। आपने वही पूछ लिया कि भाई 5 साल की आय जोड़ के बताओ, तो बंदा सोचेगा यार इसमें तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा है पायलट सर्वे, यानी पूर्व परीक्षण। पहले कुछ लोगों से प्रश्न पूछकर जांच की जाती है। उदाहरण, अगर लोग प्रश्न नहीं समझ पा रहे तो उसे आसान बना दिया जाता है। जब आप प्रश्नावली बना लो तो कुछ लोगों को और भी दिखाओ कि भाई ये सही बना है कि नहीं बना।
अगर ज्यादातर लोग उसको आसान बता रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपने प्रश्नावली सही बनाई है। क्लियर हो गया। स्पष्ट निर्देश, प्रश्नावली भरने के लिए साफ निर्देश हो, यानी प्रश्नावली भरने से पहले निर्देश भी होने चाहिए। जैसे आप लोग जब एग्जाम देने जाते हो ना, तो एग्जाम में भी निर्देश लिखे होते हैं कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का, ये क्वेश्चन इतने नंबर का, इन दोनों क्वेश्चन में से एक करना है, तो ये निर्देश होते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह से प्रश्नावली के जो नियम वगैरह हैं वो शुरू में ही लिखे हुए होने चाहिए। अगला है क्रॉस जांच। देखो क्रॉस जांच का मतलब क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति की इनकम पूछ रहे हो तो कोई व्यक्ति इनकम गलत भी बता देगा, तो आप क्या करो, इसे क्रॉस जांच करने के लिए उसका पेन नंबर भी ले लो। ठीक है जी। तो आपने उसकी आय पूछी और नीचे आपने पेन नंबर भी लिखा, तो जिसकी आय पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा या लगेगा इनने गलत लिखा है, तो हम क्या करेंगे, उसके पेन नंबर से आराम से पता कर सकते हैं उसकी आय कितनी है। तो ये तरीके होते हैं। निवेदन और गोपनीयता। ठीक है, उत्तरदायित्व से पूरी प्रश्नावली भरने का अनुरोध किया जाए और गोपनीयता का भरोसा दिया जाए। जब भी आप कोई फॉर्म भरवाते हो तो बंदा उसमें कई सीक्रेट चीजें लिखता है, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर लिख देगा, पैन कार्ड नंबर लिख देगा। ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारी वो सीक्रेट चीजें लिखता है, तो ये चीजें किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए, आप उसे भरोसा दो। क्लियर है। तो जब भी हम किसी भी लेवल पर कोई प्रश्नावली तैयार करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस प्रश्नावली को बनाते टाइम। चाहे ये जिम्मेदारी हमें सरकार ने दी हो कि प्रश्नावली बनाओ, या हमें किसी कंपनी ने दी हो, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। तो बच्चों यहां पर हमारा जो प्राथमिक आंकड़ों वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब बच्चों हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपने द्वितीयक आंकड़ों के प्रमुख प्रकाशित स्रोत। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है बताया मैंने आपको। प्राथमिक आंकड़े हैं क्या, जो हम खुद इकट्ठा करते हैं, खुद इकट्ठा करेंगे डाटा, तो इसके 5 तरीके हैं, पांचों तरीके मैंने आपको बता दिया। अब हम द्वितीयक आंकड़े समझने जा रहे हैं। द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो इकट्ठा तो किसी और ने किए होते हैं पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी हम यहाँ घर में बैठे बैठे ये पता लगाना चाहते हैं कि भारत की पिछले 10 साल की जीडीपी क्या रही, इजीली पता चल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करो, इजीली आपको जीडीपी पता चल जाएगा, और कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे देंगी। हमें पता करना है कि भारत के अंदर अभी बेरोजगारी कितनी है, भारत के अंदर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत के अंदर शिशु मृत्यु दर कितनी है। हमें हर चीज का पता घर में बैठे बैठे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी किसी संस्था ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने और गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर इकट्ठा कर रखा है। हम बस जाते हैं उस डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो किसी न किसी संस्था ने इकट्ठे कर रखे हैं, बस हम जाकर उस इंफॉर्मेशन को वहां से गैदर कर लेते हैं। क्लियर हो गया। आइए जरा समझते हैं कि द्वितीयक आंकड़े हमें कहां से मिल सकते हैं। सबसे पहला, सरकार में केंद्र एवं राज्य सरकार की आधिकारिक प्रकाशन। सरकार बहुत सारे ऐसे प्रकाशन करती है जिसके बेसिस पर हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ एग्जाम्पल समझो पहले। आर्थिक सर्वेक्षण, पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज, जनगणना, इंडिया एयर बुक। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें देश का रोजगार, बेरोजगारी स्तर क्या है, निर्धनता क्या है, देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सब पता चल जाता है। ठीक है जी। सरकार राष्ट्रीय आय, बचत, निवेश, रोजगार आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है और समय समय पर प्रकाशित भी करती है। ये सारी संस्थाएं सरकार की हैं जो ये आंकड़े इकट्ठा करती हैं। ठीक है। अगले नंबर पे आता है अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन का मतलब वो संस्थाएं जो सरकार से इंडिपेंडेंट होकर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करती है और लोगों के सामने लेकर आती है। ठीक है जी। नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि संस्थाएं जन्म, शिक्षा, स्वच्छता आदि पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। ठीक है। जिसमें नगर निगम की रिपोर्ट आपने सुनी होगी, नगर निगम द्वारा जन्म और मृत्यु दर का रिकॉर्ड। क्लियर है भाई। ये सरकारी संस्थाएं हैं जो देश में जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, बेरोजगारी, रोजगार, बचत, निवेश, जीडीपी, हम सब पता लगा सकते हैं इनकी रिपोर्ट से। ठीक है भाई। अगले नंबर पे आता है समिति और आयोग की रिपोर्ट। समिति और आयोग क्या होता है? समिति या आयोग एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसी संस्था या ऐसी टीम होती है जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाई जाती है। जैसे भारत के अंदर एक कमेटी बनाई गई कि भाई पता लगाओ कि भारत का जो शिक्षा स्तर है वो पिछले 50 साल में कितना बढ़ा है और आगे हमें क्या करना चाहिए अभी की सिचुएशन को देखते हुए। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो टीम क्या करेगी, अपने लेवल पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी, स्कूलों में जाएगी, बहुत सारी छानबीन करेगी, है ना, सरकार का बजट देखेगी, उसके हिसाब से फिर सरकार को रिपोर्ट देगी। ठीक है भाई। तो होता क्या है कि
समिति और आयोग की रिपोर्ट, उदाहरण शिक्षा आयोग, वेतन आयोग की रिपोर्ट। सरकार किसी विशेष समस्या की जांच के लिए समिति या आयोग बनाती है जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और यहां से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि शिक्षा के मामले में बहुत सारी जानकारियां हमें साक्षर कमेटी से मिलती है। क्लियर हो गया? तो ये सरकार की शिक्षा के लिए बनाई गई एक आयोग है। क्लियर है? अनुसंधान और संस्थाओं का प्रकाशन, अनुसंधान मतलब होता है जो रिसर्च वाली चीजें होती हैं। शोध संस्थान अकादमिक शोध आदि और आंकड़े प्रकाशित करते हैं, जैसे आईसीएमआर, ये मेडिकल की फील्ड में बहुत सारे एक तरीके से डाटा इकट्ठा करता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसके अलावा एनसीईआरटी, इनसे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का प्रकाशन। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ, ठीक है, यूएनओ पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब मुद्दों के ऊपर डाटा इकट्ठा करती है। डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अभी जानलेवा है, उन पे कंट्रोल कैसे पाया जाए, कितने लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है, कितने लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, इन सब मामलों में डब्ल्यूएचओ बहुत सारे डाटा इकट्ठा करता है। इसके अलावा आईएमएफ किस देश की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, किसकी बेकार चल रही है, किसका जीडीपी बढ़ रहा है, किसका व्यापार बढ़ रहा है, कौन ज्यादा लोन ले रहा है, किसके ऊपर कर्जा कम है, ये सारी रिपोर्ट हमें आईएमएफ देता है। क्लियर? अगला आता है निजी प्रकाशन। निजी प्रकाशन मतलब ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं संस्थाएं हैं जो निजी तौर पर अपने डाटा इकट्ठा करके लोगों को बताता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो बताता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। अगला स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें आपने सेबी का नाम सुना होगा, बताता है कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है। अगर कोई कंपनी अच्छे से काम नहीं करती तो वार्निंग देती है, किसको? जो शेयर मार्केट के अंदर लोग होते हैं कि भाई इसके शेयर खरीदो या मत खरीदो, इस तरीके से, है ना। इसमें हमारा निजी प्रकाशन। अगला होता है हमारा व्यापार संघों का प्रकाशन, ठीक है। तो व्यापार संघों का प्रकाशन मतलब व्यापार और पेशेवर संस्थाएं अपने शोध विभाग के माध्यम से आंकड़े प्रकाशित करती है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लेकर आता है, ट्रेंड को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, ठीक है। इसी तरीके से यूनियन की रिपोर्ट, ट्रेड यूनियन की रिपोर्ट जो बताता है भारत के अंदर जो ट्रेड है वो किस तरीके से बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो ये डाटा बताता है। इसमें सबसे लास्ट आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। डेली बेसिस पर बहुत सारे अखबार वगैरह के अंदर भी हम और मैगजीन्स होती हैं जिनसे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ फेमस नाम बता देता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, आउटलुक मनी। क्लियर हो गया? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं जो पहले से ही इकट्ठा होते हैं उसके मेन सोर्स क्या है, मतलब वो जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो कहां से आते हैं। तो भाई द्वितीयक आंकड़ों के भारत के अंदर ये प्रमुख स्रोत है। बात समझ में आ गई? आपको ये पता होनी चाहिए, कुछ नाम तो इनके अंदर से याद होने चाहिए कि द्वितीयक आंकड़ों के ये प्रमुख स्रोत है। और मैंने सब में जो है ना एग्जाम्पल भी कोड कर रखे हैं ताकि आपको एग्जाम्पल, ज्यादातर एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अप्रकाशित या द्वितीयक आंकड़े। मैंने आपको बताया कि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रकाशित और एक होता है अप्रकाशित। प्रकाशित वो होता है जो हमारे सामने आ गया, मतलब कोई डाटा इकट्ठा करा और उसे आम लोगों तक पहुंचा दिया गया, ये हो गया प्रकाशित। अप्रकाशित आंकड़े क्या होते हैं? अप्रकाशित आंकड़े वो होते हैं जो इकट्ठे तो किए जाते हैं पर उसको हर बंदे को नहीं दिखाया जाता, उसे हम अप्रकाशित आंकड़े कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या बैंक वाला अपने मैगजीन में चीज छाप देगा? बैंक वाला अपनी वेबसाइट पे डाल देगा? नहीं ना। आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल बैंक के पास है पर वो प्राइवेटली रखी जाएगी, वो किसी को बताई नहीं जाएगी। सेम इसी तरीके से आप स्कूल में पढ़ते हो, आप एक बात बताओ, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें आपका पूरा क्या नाम है, पूरी डिटेल होगी, आपका नाम क्या है, फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल है। लेकिन क्या ये सारी डिटेल आप जो आपका स्कूल है वो अपने वेबसाइट्स पे डाल देता है? क्या वो मैगजीन में छाप देता है? नहीं। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन स्कूल के पास है, वो जरूरत पड़ने पर दी जाएगी लेकिन वैसे नहीं दी जाएगी। बात समझ में आती कि नहीं आती? इसी तरीके से देखो एक और चीज समझो, हम अगर मान के चलो कोई इंसान, किसी के पास फोन है, ठीक है, सेल फोन से वो कितना बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास होती है। लेकिन क्या कंपनी ये जानकारी किसी और को देती है? नहीं। हाँ, अगर वो बंदा कोई क्राइम कर दे या कुछ ऐसा कर दे
तो फिर पुलिस वाले अगर कंपनी के पास जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो इकट्ठे तो किए जाते हैं परंतु उसे आम नहीं किया जाता, मतलब सबको नहीं बताया जाता, वो सीक्रेटली रखे जाते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो किसी ऑथेंटिक व्यक्ति या संस्था को दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं हम लोग अप्रकाशित द्वितीयक आंकड़े। कई अनुसंधान निजी प्रकृति के होते हैं, तो मतलब कई आंकड़े जो होते हैं ना बहुत प्राइवेट होते हैं, इसका मतलब ये कह रहा है, उसके निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किए जाते। ऐसे अप्रकाशित आंकड़े सामान्य केवल संबंधित सदस्यों के उपयोग के लिए होते हैं। ठीक है, ये आंकड़े जो होते हैं, जैसे आपका जो बैंक के अंदर जो आपकी डिटेल है, वो डिटेल सिर्फ बैंक वाले देख सकते हैं और आप देख सकते हो, इसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। क्लियर हो गया? किसी निजी, अब इसके एग्जांपल समझो, किसी निजी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा हुआ सर्वे, कॉलेज द्वारा छात्रों की उपस्थिति पर बनाई गई आंतरिक रिपोर्ट। क्लियर हो गया? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वितीयक आंकड़ों की सीमाएं। जरा समझते हैं कि द्वितीयक आंकड़ों की क्या क्या सीमाएं। देखो, द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो हमने तो इकट्ठे करे नहीं, अब सामने वाली संस्था ने या सामने वाले व्यक्ति ने करें, कैसे करें, कौन सा मेथड लगाए। तो जब भी हम द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि इसकी सावधानियां क्या है। क्लियर हो गया? अब जरा समझना कि द्वितीयक आंकड़ों की सीमाएं क्या है। आंकड़े एक उचित और निश्चित विधि से एकत्रित नहीं किए जाते। कई बार आंकड़े सही विधियों से इकट्ठे नहीं किए जाते। जांचकर्ता कई बार पक्षपात कर देता है। ठीक है, कई बार आंकड़ों के अंदर शुद्धता की बहुत ज्यादा कमी देखने के लिए मिलती है, मतलब आंकड़े ओरिजिनल नहीं होते, सही नहीं होते। अब आते हैं द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग में सावधानियां। द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आंकड़े एकत्र करने वाली संस्था क्या होनी चाहिए? क्षमता योग्य होनी चाहिए। मतलब कभी भी जब आप देखो कि जब आप किसी भी संस्था के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो तो आप देखो कि क्या वो संस्था सही है कि नहीं है, क्या उसने कभी पहले कोई फ्रॉड तो नहीं करा, कहीं उसके डाटा के ऊपर पहले तो सवाल नहीं उठे। अब जैसे मान के चलो हमारी जो चुनाव आयोग है, अब उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे, तो अभी चुनाव आयोग कोई भी डाटा लेकर आ रही है, कोई भी चीज लेकर आ रही है, तो लोग उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए हैं कि भाई ये वोट में धांधलीबाजी कर रहे हैं, या फिर ये गलत वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, या जबरदस्ती वोटों की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह की धांधलीबाजी के आरोप लग गए उनके ऊपर। आंकड़ों का उद्देश्य और क्षेत्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया कि आंकड़ों का उद्देश्य देखना चाहिए और क्षेत्र देखना चाहिए। जब भी हम कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आंकड़े उस पर्पस के लिए इकट्ठे किए गए कि नहीं किए गए, ये चीज चेक कर लेना चाहिए। आंकड़े एकत्र करने की विधियां भी चेक कर लेनी चाहिए कि कौन सी विधि से आंकड़े इकट्ठे किए गए। आंकड़े एकत्र करने का समय भी देख लेना चाहिए। मान के चलो कि आप कोई आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हो, वो आंकड़ा मान के चलो कि किसी ऐसे समय जैसे कोरोना के टाइम पर कोई आंकड़ा इकट्ठा किया गया, तो कोरोना का टाइम जो था वो एक्सेप्शनल केस था, उस समय सारी चीजें बंद थी, है ना, कोई भी चीज सही नहीं चल रही थी, तो उस समय जो इकट्ठा किया हुआ डाटा था वो सही नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आंकड़ों की शुद्धता की जांच कर लेनी चाहिए। जब भी आप आंकड़े कोई द्वितीय आंकड़े से लो तो उसकी शुद्धता की जांच कर लो कि यार ये सही भी है या नहीं, मतलब 2-3 जगह से मैच करके देख लो। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पर हमने प्राथमिक आंकड़े समझ लिए, द्वितीयक आंकड़े समझ लिए। भाई प्राथमिक आंकड़े के 5 विधियां हैं इकट्ठा करने की। द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने की 2 विधियां हैं। प्रकाशित में कितने होते हैं सब बता दिया, अप्रकाशित बताया। ठीक है, और मैंने बताया द्वितीयक आंकड़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या रखनी चाहिए वो भी बता दिया। अब हम इस चैप्टर में एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भारत में द्वितीयक आंकड़ों के 2 प्रमुख स्रोत बताइए। ठीक है, भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत की जीडीपी, भारत में जन्म दर, भारत में मृत्यु दर, रोजगार कितना है, बेरोजगारी कितनी है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बिल्ड हो रहा है, भारत में उद्योग व्यापार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, भारत का कृषि क्षेत्र कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत में जन्म दर, मृत्यु दर। आपको पता है जनरली लोगों को यही सब तो जानना होता है किसी देश के बारे में, और क्या जानना है, भारत के लोग यही सब चीजें जानने में इंटरेस्ट है। तो ये सारी जानकारियां, ये जितनी भी जानकारियां हैं, ये हमें 2 स्रोतों से पता लग सकता है। मतलब भारत में द्वितीयक आंकड़ों को इकट्ठा करने के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है जिससे हमें बहुत सारी जानकारियां पता चलती है। और दूसरा, भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण,
जिसे हम एनएसएसओ कहते हैं, ये बहुत बड़े लेवल में भारत के अंदर बहुत सारे डाटा इकट्ठा करती है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगेगा एग्जाम के अंदर। ये भारत की जनगणना देश की जनसंख्या से संबंधित पूर्ण और निरंतर आंकड़े उपलब्ध कराती है। दूसरा पॉइंट, यह विश्व में सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक है। भाई किसी देश की जनगणना गिनना उस देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। भारत की जनगणना देख रहे हो 150 करोड़ से ज्यादा है। अब इस पूरी जनगणना जब की जाएगी तो कितना पैसा लगेगा, कितने सारे लोग लगेंगे, कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, देखा जाए ना तो ये चुनाव से भी बड़ा एक वो होता है, चुनाव से बड़ा कार्यक्रम होता है, घर घर जाना पड़ता है भाई साहब। ठीक है, जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग प्रशासन, योजना बनाने, योजना निर्माण करने, नीति निर्माण करने और सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन के लिए किया जाता है। मतलब इन सभी के लिए भारत में जनगणना की जाती है। भारत में जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में पहली जनगणना 1881 में की गई थी। ठीक, सॉरी, हाँ, पहली जनगणना 1881 में की गई थी और आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में की गई। ठीक है, जनगणना में जनसंख्या का आकार, घनत्व, प्रवास, ग्रामीण शहरी वितरण आदि की जानकारी इकट्ठा की जाती है। भारत की नवीनतम जनगणना 2011 में की गई, मतलब सबसे लास्ट जनगणना भारत में 2011 में की गई, लगभग 15 साल हो गए। यह कुल 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। भारत में अब तक टोटल 15 जनगणना और आजादी के बाद लगभग 7 बार जनगणना हो चुकी है। क्लियर हो गया? जनगणना से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, तो ये द्वितीयक आंकड़ों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अब आते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, एनएसएसओ हमें बहुत सारी जानकारियां देता है। चलिए एनएसएसओ संस्था के बारे में थोड़ा सा चीजें समझते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर हुई, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे आजादी के समय में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत साथ दिया। भारत में द्वितीयक पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करी, जब तक जिंदा रहे देश के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहता है, यह विशेष रूप से असंगठित और घरेलू क्षेत्र से संबंधित आंकड़े एकत्र करता है। मतलब भारत के अंदर के बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करता है। अब किससे जुड़े आंकड़े इकट्ठा करता है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। एनएसएसओ पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक विषयों का सर्वेक्षण करता है। बताया इसने मोटे तौर पे, भारत में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के आंकड़े इकट्ठा करता है कौन? एनएसएसओ। ठीक है, एनएसएसओ द्वारा एकत्रित आंकड़े रिपोर्ट और त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं। इसको वेबसाइट्स पे भी डाला जाता है और सरकार अपने जितने भी अखबार वगैरह हैं उनके अंदर भी इसको छापती है। एनएसएसओ साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई से जुड़े मामले, स्कूल नामांकन, रोजगार और बेरोजगारी, भारत में स्वच्छता का स्तर, उद्योग, सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर एनएसएसओ डाटा इकट्ठा करता है। एनएसएसओ 3 प्रकार के सर्वेक्षण करता है, 3 प्रकार के डाटा इकट्ठा करता है। सामाजिक और आर्थिक से जुड़ा हुआ मुद्दा, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण यानी व्यापार उद्योग से जुड़ा हुआ, और कृषि से जुड़ा हुआ। इन 3 मुद्दों से जुड़े हुए आंकड़े इकट्ठा करता है कौन? एनएसएसओ। एनएसएसओ के 4 प्रमुख विभाग है। एनएसएसओ के कितने विभाग है? टोटल 4 विभाग है। पहला सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान विभाग, क्षेत्रीय संचालन विभाग, आंकड़ा प्रसंस्करण विभाग और समन्वय एवं प्रकाशन विभाग। तो भाई 4 विभाग है, इनके नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो बच्चों यहां पर हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलता हूं आपको अगली क्लास के अंदर।